तो गाइज कैसे हैं आप सभी। आज कॉन्स्टिट्यूशंस की सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर हाजिर हैं। अब तक हम जितने भी वीडियो बना चुके हैं, आप लोगों को चाहिए कि उन वीडियो का सही से एनालिसिस कर लें और उनसे अपने नोट्स बना लें। और आज के वीडियो में हम गाइज लेकर आए हैं, देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद होती क्या है और मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उन फैक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा गाइज, सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है गाइज वो है अनुच्छेद 74 में आपका मंत्रिपरिषद है, जिसमें मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी और उसमें एक प्रधानमंत्री होगा जो कि उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी, क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका होती है उसका सर्वे सर्वा जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, और उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। एक आपकी वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में आपका राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। तो यहाँ पर गाइस देखते हैं, देखिएगा, राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ठीक है गाइस। उसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का सर्वे सर्वा होता है, जबकि वास्तविक सर्वे सर्वा जो होता है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर भी यही है, मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होगा प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। भले ही जो भी कार्य होते हैं उन पर लास्ट में साइन जो होते हैं वो राष्ट्रपति के ही होते हैं। उसके बाद देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन आया 1976 में गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अब जब ये 42वां संविधान संशोधन 1976 लागू हुआ कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा, जो कि कार्यपालिका का सर्वोपरि है, यानी कि सर्वमान्य है, तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। जब सलाह मानने के लिए बाध्य होगा तो सीधी सी बात है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अब जब अस्तित्व नहीं रहेगा गाइस, तो 42वां, इस तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति के पद का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। फिर 44वां संविधान संशोधन आया, जिसमें लोकतंत्र को मानने वाले लोगों ने, जो राष्ट्रपति के समर्थक थे राष्ट्रपति पद के, उन्होंने उसका विरोध किया और 44वां संविधान संशोधन आया 1978 में। तो इसमें क्या कहा गया, देखिएगा, इसमें कहा गया मंत्रिपरिषद से आया कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा एक बार विचार हेतु वापस किया जा सकता है। मतलब अगर कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति के पास जाती है साइन के लिए, मैंने बताया कि हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का सर्वोपरि जो होता है वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति। लेकिन होता क्या है, राष्ट्रपति, अब यहाँ पर तो राष्ट्रपति का कोई मतलब ही नहीं रहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हो जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसके पद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन लाया गया 1978 में, जो मंत्रिपरिषद से आया कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा एक बार विचार हेतु वापस किया जा सकता है। जैसे कोई प्रस्ताव आता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति को वो पसंद नहीं आया, तो राष्ट्रपति उसे फिर से वापस कर सकते हैं मंत्रिपरिषद के पास कि इसमें ये कमी है, इसको सुधारा जाए, ठीक है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति का विचार समझ में नहीं आता है और वो उस पर पुनः विचार करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं या खुद को मना कर देते हैं खुद से और फिर से वही प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो राष्ट्रपति दोबारा आने पर उसे स्वीकार करना होगा। राष्ट्रपति को दोबारा उस पर साइन करने ही करने हैं, जो कि 1976 में ये प्रक्रिया भी, मतलब ये अधिकार भी उसके पास नहीं था। सीधा सीधा अगर कोई प्रस्ताव आता है तो सीधे साइन करने थे। लेकिन यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में उन्हें एक अधिकार दे दिया गया कि वो जो प्रस्ताव आएगा उसे एक बार वापस कर सकते हैं। लेकिन दोबारा में अगर मंत्रिपरिषद फिर से वही प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसे दोबारा में अगर आता है तो दोबारा उन्हें साइन करने ही पड़ेंगे। उसके बाद गाए जाते हैं हम अनुच्छेद 75 पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो ये ध्यान रखना है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिपरिषद हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, और वहाँ पर ऑप्शन
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, नहीं होगा, डायरेक्टली होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इस टाइप का ऑप्शन दे देगा तो आपको टिक करना है राष्ट्रपति पर। लेकिन जहां पर ऑप्शन हो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ये नहीं है तो आपको राष्ट्रपति पर टिक करना है। तो इस तरीके से गाइज आपको अनुच्छेद 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो इस तरीके से गाइज ये था अनुच्छेद 75। उसके बाद गाइज बात करते हैं हम 91वें संविधान संशोधन 2003 की। ये देखिएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 है, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होगा। देखिए तो क्या हुआ, जैसे जैसे पहले सरकारें आती रहीं और जिस तरीके से गठबंधन होते रहे, जब गठबंधन हुए नई नई सरकार बनाने के लिए लोगों ने क्या किया, मंत्रिपरिषद का दायरा बढ़ा दिया, जिसके मन में जितना आया उन्होंने मंत्री बना दिए। जो आया कि मुझे मंत्री बनाओ वो सरकार में शामिल हो गया, दूसरा सरकार में शामिल हो गया। इस तरीके से हुआ क्या, मंत्रिपरिषद का कद जो है यानी कि मंत्रिपरिषद का जो दायरा था वो बढ़ता गया, मंत्रियों की संख्या बढ़ती गई। जब मंत्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो देश पर अधिभार बढ़ता जाएगा, भार बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति डावाडोल होगी। उसको कंक्लूड करने के लिए गाइज क्या किया गया, उसको किया गया कि हमारा जो लोकसभा है उसका 15% ही हम मंत्रिपरिषद में बना सकते हैं, मंत्रिपरिषद बना सकते हैं, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। ये था 91वां संविधान संशोधन 2003। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। उसके बाद आते हैं गाइज अनुच्छेद 76 पर, जो कि प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो देखिए जब प्रधानमंत्री जिस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष ही इस्तीफा दे देगा तो सीधी सी बात है उस मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको अनुच्छेद 76 क्या कहता है, प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद गाइस देखते हैं हम अनुच्छेद 77। तो अनुच्छेद 77 में क्या है, मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सलाह पर करेंगे प्रधानमंत्री की। और अगर प्रधानमंत्री की सलाह का ऑप्शन उसमें नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली लिखा है कि बंटवारा कौन करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो बाद में जो करते हैं वो राष्ट्रपति ही एक तरीके से करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर सलाह वाला ऑप्शन नहीं है तो प्रधानमंत्री पर नहीं जाना है, तब भी आपको राष्ट्रपति पर ही टिक करना है। ठीक है गाइज। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 78 पर। देखिए अनुच्छेद 78 क्या कहता है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से अपेक्षा रहती है कि कार्यपालिका से संबंधित प्रक्रिया या प्रस्ताव की जानकारी राष्ट्रपति को दें। देखिए हमारा जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोपरि हैं, सबसे ज़्यादा मंत्रिपरिषद के लिए। मंत्रिपरिषद की अगर देखा जाए तो उनके साइन के बिना कोई काम नहीं होगा। इसलिए जो भी प्रस्ताव अगर मंत्रिपरिषद कोई काम करती है और प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और कोई प्रस्ताव आता है तो उसकी जानकारी उन्हें राष्ट्रपति को देनी चाहिए। ये नैतिक जिम्मेदारी है, वैधिक जिम्मेदारी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो उस प्रस्ताव की जानकारी राष्ट्रपति को दे सकता है, और अगर वो जानकारी ना देना चाहे तब भी राष्ट्रपति जो हैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री उस जानकारी को देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 78 एक तरीके से प्रधानमंत्री को पूर्णतया एक तरीके का अधिकार देता है कि वो उस जानकारी को दें या ना दें। राष्ट्रपति उसे बाध्य नहीं कर सकते कि मुझे ये जानकारी क्यों नहीं दी। उसके बाद गाए जाते हैं देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं जो प्रधानमंत्री से और मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है, आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो और आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आगे भी आप मोटिवेट करने के लिए आगे शेयर करते रहें। चलिए तो अब देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो गाइज यहाँ पर हम पीछे पढ़ चुके हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा।
उसके बाद गाइस देखते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है गाइस, 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। और सांसद चुने जाने की भी आयु 25 वर्ष ही है। जो व्यक्ति सांसद चुना जा सकता है और मान लो वो उसका किसी भी दल का प्रधान चुना जाए, अध्यक्ष चुन जाए, ठीक है, या नेता दल चुन जाए, तो वो क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री बनने की अर्हता प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से गाइस आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। उसके बाद देखते हैं गाइस संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके अधीन होती है, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री के अधीन होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से अपेक्षा रहती है कि कार्यपालिका संबंधित प्रक्रिया अथवा प्रस्ताव की जानकारी राष्ट्रपति को दें, लेकिन बाध्यता नहीं है। जब बाध्यता नहीं है तो कार्यपालिका की शक्ति किसके अधीन हो जाएगी, प्रधानमंत्री के अधीन हो जाएगी। राष्ट्रपति का इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद गाइस देखते हैं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए। देखिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, जब कोई सरकार चल रही है और विपक्ष के सांसद उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं कि आपके पास वो संख्या बल नहीं है जिसके अनुसार आप सरकार चला सके या सरकार बहुमत में हो, तब क्या करते हैं, उसके लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 50 सदस्यों की। अविश्वास प्रस्ताव पर 50 सदस्यों के साइन होते हैं और 50 सदस्यों के अगर साइन हो जाते हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जा सकता है। उसके बाद गाइस देखते हैं संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है। तो गाइस संसद का अगर सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति और जो संसदीय दल के नेता हैं यानी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपना किसी व्यक्ति जो कि उनके पार्टी का है उसे मंत्री बना देते हैं। ठीक है, मंत्री बना देते हैं। तो मंत्री बनने के 6 माह के अंदर अंदर उस व्यक्ति को कहीं से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा या फिर विधान परिषद या राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ेगा, जिससे कि 6 माह के अंदर अंदर बन जाए। अगर वो 6 माह के अंदर संसद का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा अथवा राज्यसभा का, तो उसका 6 माह के अंदर अंदर वो पद खत्म कर दिया जाएगा, यानी उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा। उसके बाद गाए जाते हैं मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस भारतीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, तो कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है, विधायिका के, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के किस प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन विदेश में हुआ, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि आकस्मिक निधन जो हुआ है विदेश में वो लाल बहादुर शास्त्री जी का हुआ था। ठीक है, उसके बाद है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन से प्रधानमंत्री कभी संसद नहीं गए। ये एकमात्र प्रधानमंत्री ऐसे थे जो प्रधानमंत्री तो रहे लेकिन कभी भी उनके काल में कोई भी संसद सत्र नहीं हुआ। उसी के यही कारण था कि वो संसद नहीं गए। ठीक है गाइस, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में कोई भी संसदीय सत्र नहीं हुआ। अगर संसदीय सत्र होता तो वो संसद में जाते, लेकिन संसदीय सत्र ही नहीं हुआ, इसलिए ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जो कि कभी भी संसद नहीं गए अपने प्रधानमंत्रित्व काल में। उसके बाद गाइस संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो अनुच्छेद 352(3) में हुआ है और पूरे संविधान में केवल एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मंत्रिपरिषद का प्रयोग तो हुआ है लेकिन मंत्रिमंडल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइज आई थिंक आपको ये सारे फैक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप अच्छे से इनको नोट्स कर लें और अपने नोट्स बना लें। तो गाइज हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।